नमस्ते। हम पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ रहे थे। लेखक ने इस पाठ में बताना चाहा है कि किस प्रकार पुरानी और ख़राब हालत की बसें सड़कों पर चलती हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं, वो यात्रियों की जान की परवाह नहीं करते। लेखक और उसके मित्र किसी काम से पन्ना गए हुए थे। वापसी में उन्हें जबलपुर से गाड़ी लेनी थी और जबलपुर पहुंचने के लिए उन्हें सतना से बस पकड़नी थी। लेखक ने जब बस को देखा, उसकी जर्जर अवस्था को देखा, तो लेखक को लगा कि ये बस चलती भी है कि नहीं, क्योंकि बस अत्यंत पुरानी थी, उसके सारे पुर्जे खराब हो चुके थे। आगे पढ़ेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ लेखक ने व्यंग किया है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है बॉटल के माध्यम के द्वारा, उसी प्रकार लेखक को लगा कि बस का जो इंजन है, उसको जो बस का हिस्सेदार है उसे अपनी गोदी में लिटाकर पेट्रोल डालेगा नली के माध्यम से, जिस प्रकार माँ अपनी बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। यानी जब बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई तो लेखक को बस पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो बस कैसी थी, बहुत ही पुरानी थी, जर्जर अवस्था में थी। लेखक को लगा कि उसकी कभी भी ब्रेक फेल हो सकते हैं, उसकी स्टीयरिंग है वो टूट सकती है। और जो प्रकृति के दृश्य थे वो कैसे नज़र आ रहे थे, मन को भाने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक अपने हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि बस इतनी ख़राब हालत में है कि वो किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। जो भी पेड़ आता उसे डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इससे बस गोता लगा जाएगी, और जैसे ही लेखक को झील नज़र आती तो उसे ऐसा लगता कि जैसे बस इसी में डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। कब? 1930 में। कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि बस में कोई खराबी नहीं है, बस तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये रुक गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण यानी कमज़ोर। यानी जब बस रुकी तो उसके ड्राइवर ने उसे एक पेड़ की छाया के नीचे खड़ा कर दिया। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लेखक को बस को देखकर बहुत ही दया आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही, जब बस बहुत पुरानी हो गई थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा हो, और उसे उस पर बैठकर बहुत ही लज्जा आ रही थी। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी एकांत, अंत्येष्टि यानी क्रियाक्रम। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। यानी जो बस का टायर था वो कहाँ पर पंचर हो गया था? पुलिया के ऊपर पहुँचते ही। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से क्यों देखा था? क्योंकि जो बस है वो कैसी थी? बिल्कुल जीर्ण अवस्था में थी। उसके टायर बिल्कुल घिस गए थे और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो कहीं पे भी बंद हो सकती है, और अपनी जान को जोखिम में डालकर भी पैसों के लालच में वो इस बस में यात्रा कर रहा था। इसीलिए कंपनी के हिस्सेदार के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा भाव जागृत हो गया। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग, दुर्लभ यानी कठिन। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। यानी जो हिस्सेदार था उसके बारे में लेखक क्या सोच रहा था कि शायद ये आदमी महान है, इसे तो एक क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए, क्योंकि इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। इसे तो एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने चाहिए। क्रांतिकारी क्या होते हैं कि जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए लड़ते रहते हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। महान आदमी किसे कहा है? इस हिस्सेदार को कहा है जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस बस में सफ़र कर रहा था, जिसे मालूम था कि इस बस के जो टायर हैं बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और वो इन टायरों को ना तो बदलवा रहा था। इस कारण वो अपने टायर ना बदलवा कर भी अपनी जान की परवाह भी नहीं थी और टायर भी नहीं बदलवा रहा था। इस कारण कहा है कि वो एक महान आदमी था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्यों उम्मीद छोड़ दी थी? क्योंकि अब वो जो बस थी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक इत्मीनान से बिना चिंता के कैसे बैठ गए? क्योंकि जो उन्हें घर पहुंचने की जो आशा थी वो बिल्कुल छोड़ चुके थे। लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस में उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी, उसे सीधे दूसरे लोक में ही चले जाएंगे। घर जाने पर तो ज़िंदगी बिताकर दूसरे लोक को ही जाना है, इसलिए वो चिंता मुक्त होकर बैठ गए।